हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी स्टार्स पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाउ एटम्स लुक और लाइक। आज इस चैप्टर के हमने फर्स्ट टॉपिक मतलब इसका फुल्ली थ्योरी लाई है। इसमें हम आपको उसके द्वारा की गई जितनी रिसर्चेस थी, थ्योरी थी, मॉडल्स थे, जो एटम्स पे किए गए, उन पे चार्जेस पे किए गए, इलेक्ट्रॉन्स पे किए गए, प्रोटॉन्स पे किए गए, वो सारे लाए एक्सेप्ट बोहर मॉडल्स। वह बोहर मॉडल्स के पास फॉर्मूले के साथ होता है बोहर मॉडल। हमने बोहर मॉडल को एक्सेप्ट अभी नहीं किया, तो बोहर मॉडल के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें होगा हमारा बोहर मॉडल। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विद ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बगल में फैले रहते हैं, उसके अंदर चार्ज होता है, बीच में मास नंबर होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करते हैं विद ए स्पीड। वी उनकी स्पीड मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनका क्वांटम नंबर, उनकी फुलफिलिंग, ऑर्बिटल्स का फुलफिलिंग हमने आपको अब तक पिछली वीडियो में बताया था। आज हम थ्योरी की बात करते हैं। तो एटम्स की पहली थ्योरी दी थी, फर्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय, इसको फर्स्ट लिख सकते हैं, एटम्स की फर्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एटम्स बहुत ही छोटे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, उनको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उनको जोड़ो तो भी नहीं जुड़ेंगे, घटाओ या डिस्ट्रॉय करना चाहो तो नहीं होंगे। वो सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं, रिएक्ट करते हैं, बस। इसमें लिखा है एटम्स ऑफ सेफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जितने एटम्स हों, सिमिलर इन शेप, साइज, मास, बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। अगर आपके पास सेम एलिमेंट का एटम है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटम, उनकी शेप, मास सब सेम रहेगा, पर दूसरे एटम के साथ अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का मास, आपका शेप, साइज सब सेम रहेगा, पर ऑक्सीजन में ये अलग हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों इक्वल टू नहीं रहेंगे। बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे इक्वल रहेंगे, सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल रहेंगे, पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वही हमने बताया, जब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, क्रिएट नहीं हो सकते, तो वो किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में यूज़फुल होंगे। तो वही लिखा है कि इसमें एटम हमेशा दूसरे एक केमिकल रिएक्शन में ही पार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है या जोड़ा जाता है ताकि वो दूसरा बनाए, मतलब कि दूसरा कोई कंपाउंड ना बना जाए। इसमें हमने एटम्स को क्रिएट नहीं किया, जोड़ा है। मतलब कि वन को हमने क्रिएट नहीं किया, मतलब कि आप कोई फल खा रहे हो तो हमने फल को यहाँ बनाया नहीं है, फल को दूसरे फल से जोड़ा है। जैसे एक एप्पल है, हमने एक एप्पल को क्रिएट नहीं किया है, पर एक एप्पल से दूसरे एप्पल को जोड़ के दो एप्पल हो गए। हमने बस वो काम किया, वही एटम एटम को जोड़ के हमने यहाँ पे कंपाउंड बनाया है। ईच एलिमेंट्स हैज़ करेक्टरिस्टिक मास, हर एलिमेंट के एटम्स के पास उसका अलग अलग मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का मास अलग, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, कार्बन का अलग, सबका अलग होता है। अब जानते हैं कि आखिर इसमें कंडीशंस में ड्रॉबैक्स क्या थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मैंने बताता ही नहीं है। ये डज नॉट एक्सप्लेन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स हमने बता दिया, एटम बहुत छोटी एक क्वांटिटी होती है, इंडिविजुअल होता है, पर ये तो बताया नहीं कि उसके अंदर भी कुछ होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सब टाइप्स होते हैं, वो एक ऑर्बिट्स में नाचते हैं। ये सब तो बताया नहीं, तो ये इस चीज़ को बताने में असफल रहा, एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया, इन्होंने सेम एलिमेंट डिफर इन देम आइसोटोपी के बारे में नहीं बताया कि इसमें एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट हो जाता है। इन जैसे कि इनका एक टर्म था कि इनका शेप, मास सब सेम रहता है, तो इसमें तो इन्होंने बताया नहीं कि कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास डिफरेंट हो जाता है। इन्होंने इस कंडीशन के बारे में नहीं बताया, इसके बारे में भी नहीं बताया। इसने एलोट्रॉप्स की कंडीशन नहीं बताई कि उनका एग्जिस्टेंस भी होता है कि नहीं होता, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया उनको। It does not explain why do atoms of same it does not explain why do atoms of same element combine with each other। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि सेम एलिमेंट जो होते हैं, जैसे कि हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इन्होंने तो बताया नहीं कि एक एलिमेंट दूसरी एलिमेंट के एटम से क्यों कंबाइन होता है, मतलब कि सेम एलिमेंट के कंपाउंड क्यों कंबाइन होता है। H+H क्यों कंबाइन होता है H2 बनाने के लिए, DO+O क्यों कंबाइन होता है O2 बनाने के लिए।
इसका उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे इसको टर्म कहते हैं डायटोमिक पार्टिकल्स, ये डायटोमिक नेचर दिखाते हैं, इसलिए दोनों दो सिमिलर एटम्स कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाते हैं डायटोमिक नेचर के लिए। फिर आते हैं हम थॉमसन्स मॉडल्स। इनके ऊपर क्या बताया था थॉमसन ने? थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन। ये फर्स्ट प्रपोज द मॉडल्स ऑफ एटम। इन्होंने पहली बार बताया था, डेल्टन ने बताया एटम क्या होता है, पर इन्होंने पहला ऐसा मॉडल दिया जो बता रहा है एटम क्या होता है, मतलब कि एक कोई स्ट्रक्चर दे दिया एटम को बताने के लिए। मतलब सेब क्या होता है, मैं एप्पल का हमने एग्जांपल लिया था, हम बता रहे हैं एप्पल क्या होता है, वो बता दिया था उसने, डेल्टन ने। पर एप्पल दिखता कैसा है, लुक कैसी, वो तो बताया नहीं। तो उसमें इन्होंने मॉडल देने का ट्राई किया कि एप्पल ऐसे दिखता है, एक एप्पल देने का मॉडल ट्राई किया। फिर इसके बाद इनका मॉडल हैव इन स्फेरिकल शेप। इन्होंने बताया कि एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप होते हैं। बात सही थी, एटम स्फेरिकल होते हैं। उनका रेडियस 10 की पावर मतलब कि 10 - 10 की पावर मीटर, मतलब एमस्ट्रॉन्ग में होती है इनकी पावर। एंड विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उन्होंने बोला कि एक स्फेरिकल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में। इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी उसी के अंदर भरे पड़े, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब ऐसे ही भरे पड़े अंदर। दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग, राइजिंग पुडिंग व वाटरमेलन। मतलब कि ये इन्होंने बताया कि ये मॉडल कुछ ऐसा सा दिखता है कि एक स्फेरिकल चीज़ है जिसके अंदर पॉजिटिव 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 चार्ज ऐसे भरे पड़े, फैले होने, जैसे तरबूज में बीज जैसे कहीं भी गिरे पड़े रहते हैं उसमें फैले होते हैं, उन्हीं के बीच में कहीं एम्बेडेड, मतलब कि भरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज भी उनके बीच में ही कहीं है। ये बताया था इस मॉडल में। इसी के बाद दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल। इन्होंने बताया था न्यूट्रलिटी, मतलब ओवरऑल एटम पे क्या न्यूट्रलिटी, उन्होंने ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल फंक्शन बनाते हैं जो जीरो करता है। ये बात सही थी क्योंकि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम जीरो चार्ज होता है। ये बात नोट करने वाले कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा इंडिविजुअल जिस पर कोई चार्ज होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को ही कैंसिल आउट कर देते हैं। पर एटम्स, एक सिंपल इंडिविजुअल एटम में अगर आप ऐसे बोलो कि अगर उसको आयंस में तोड़ना हो, एल्यूमिनियम में आप बोलो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, वो कंडीशन अलग हो जाती है, पर ऐसे वैलिड नहीं होता। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, एटम्स के ड्रॉबैक। इन्होंने ड्रॉबैक जो थे थॉमसन मॉडल्स के, वो कुछ ऐसे थे कि इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने न्यूट्रलिटी तो बताई, एटम न्यूट्रल होता है कि उस पर कोई फंक्शन नहीं होता, वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसकी स्टेबिलिटी तो बताई नहीं। और न्यूट्रलिटी और स्टेबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है। न्यूट्रलिटी बताती है चार्ज में, कोई बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। अगर आप पीएच देखते हो तो पीएच उसका एसिडिक है, बेसिक है, वो नहीं, न्यूट्रल है, ये बताता है न्यूट्रलिटी। पर स्टेबिलिटी ये नहीं बताता, वो बताता है कि हाउ बॉडी इज स्टेबल टू सस्टेन दी फंक्शन, किसी भी चीज़ को रोकने की क्षमता बताता है, क्या तरह एंड्योरेंस तरह से बताता है स्टेबिलिटी। इन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं किया उसमें कि स्टेबिलिटी गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, कि स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है। इन्होंने ये नहीं बताया हाउ पॉजिटिव चार्ज कुड होल्ड दी नेगेटिव चार्ज। हमने देखा अभी जो अभी नया हम लोग मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, नेगेटिव नेगेटिव फैला होता है, पॉजिटिव इन सबको अट्रैक्ट कर रहा होता है। पर इन्होंने तो बताया ही नहीं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया। मास ऑफ एटम कंसिडर्ड इज स्प्रेड ऑन द ओवर द एटम। इन्होंने बोला जो एटम्स का मास होगा वो पूरे एटम, क्योंकि मास प्रोटॉन के कारण होता है, तो वो पूरे एटम पे फैला रहेगा। ये बात गलत थी क्योंकि एटम पे जो चार्ज होता है या मास होता है वो एक सेंटर पे ही, न्यूक्लियस पे पूरा इक्वेटेड रहता है, प्लस रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये भी बात उनकी गलत थी। अब आते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड कहते हैं, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट बताता है रदरफोर्ड का कि परफॉर्म अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल in which he bombarded on very thin gold foil of 100 nm with a stream of high energy of alpha particle radioactive sources. The thin gold foil was surrounded by circular fluorescent gel sulfide screens with high energy of particles striking the flashes of the। इन्होंने बताया कि आप एक्सपेरिमेंट करके ऐसा दिखाया कि ये रहा गोल्ड फॉइल, ये कोई गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर एक अल्फ़ा पार्टिकल से एक रेस फेंकी। जो रेस फेंकी थी वो रेस में यहाँ पे बहुत सारे एटम्स, एक चीज़ में बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। जब रेस इन पे फेंकी गई तो जो बम्बार्डेड मतलब होता है फेंकना, गिराना, ये जो शीट थी ये बहुत पतली थी, बहुत पतली शीट थी ये, बहुत पतली शीट है ये। इस पर ये बम्बार्डेड हुआ, एक सर्कुलर
ग्रीन फॉर ये स्क्रीन थी, इसका एक शेडो लिया गया, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे शेडोइंग की गई। एक स्क्रीन थी जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड, व्हेन ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हिट्स द स्क्रीन, जब इस स्क्रीन मतलब ये वाली स्क्रीन को हिट करती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए गोल्ड स्मॉल फ्लैशेज लाइट प्रोड्यूसेस एट द पॉइंट, मतलब जब उसको हिट करने के बाद कुछ देर तक लाइट प्रोड्यूस होती है। अब लाइट प्रोड्यूस होने के बाद इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। अब ऑब्जर्वेशंस उनकी क्या थी कि जो हमारा फुल्ली ये चार्ज, ये रहा हमारा बॉडी, इस पे जब फैलाया गिराया, इनके ऊपर गिरने के बाद जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल थी वो तो आगे चले गए, मतलब जितने गिराए थे ज़्यादातर ऑलमोस्ट आप 95 97 ऐसे मान लो कि वो सारे हैं, 90% मान लो कि आप 90% आगे चले गए। कुछ परसेंट ऐसे थे जो आगे तो नहीं गए पर उन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया, थोड़ा सा बैंड हो गए, थोड़ा सा बैंड हो गए। कुछ बहुत थोड़े थे, ज़्यादा 7 8 या 9 10% 9% इसे मान लो आप 9%। पर 1% कुछ ऐसे थे जो अपना रास्ता वापस से पूरा फुल्ली बाउंस बैक, मतलब 180 डिग्री टर्न करके वापस आ गए। तो वही ने बताया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री, ये बताता है कि एटम के सेंटर पे, मतलब कोई ऐसा पार्ट होगा जो उसके सेंटर पे बीम जाके टकराई होगी। तो कुछ ऐसा चीज़ होगी एटम के सेंटर पे जो उस बॉडी को पूरा कैंसल आउट, पूरा 180 डिग्री ट्रांसफर कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो पूरे एटम्स को होल्ड करती है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करती है, उसको संभाले रहती है। यही उनका फीडबैक या ऑब्जर्वेशन थी। इनकी कंक्लूजन में निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेसीज इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर लाइटें पास हो गई थी तो इससे पता चला ज़्यादातर जो जगह है एटम के अंदर वो खाली है, एम्प्टी है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। हमने जब जे थॉमसन का मॉडल पाया तो उन्होंने इसका बता दिया था कि जो उसका साइज़ है, मतलब साइज़ है तो वही वॉल्यूम भी एक तरह से मान सकते हैं। साइज़ जो उनका वॉल्यूम है वो 10 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब कि 10 की उसकी पावर थी उनकी, 1 एमस्ट्रॉन्ग कह सकते हैं उसको, है ना। होल एटम कंसिस्ट ऑफ हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, वही बताया कि सेंटर पे एटम के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली एडेड है जो उसका मास बनाते हैं। होल मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड ऑन न्यूक्लियस, में सारा मास जो एटम का है न्यूक्लियस पे ही कंसनट्रेटेड है। एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब जो एम्प्टी स्पेस है इलेक्ट्रॉन के बगल में है, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, मतलब कि जो ये एरिया है यहाँ पे एक तो यहाँ सेंटर है, यहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं, पर बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ट्रांसफर ऑर्बिट करते हैं। वही बताया, इसी को हमने कहा है, इन्होंने टर्म दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी का बचा हुआ है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के टर्म से इन्होंने डिस्क्राइब किया। दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए इनक्लोज ऑर्बिट विद हाई स्पीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन काउंटर। इन्होंने बताया कि एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से भागते हैं, मतलब रनिंग करते हैं, पूरा सर्कुलर ऑर्बिट को ट्रैवल करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। इनका ये थम था कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्ट करते हैं, पर ये बाहर की तरफ नहीं गिरते क्योंकि इनके ऊपर कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कूलम फोर्स एक तरह से एक्ट कर रही होती है जो उनको उनके सेंटर से बांधे रहती है। तो ये लिखा है कि एटम जो होते हैं हाईली स्पीड भागते हैं, वह सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग where centripetal force acting revolving electron and counterbalanced by force of attraction, where जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कारण सेंट्रीपिटल उस अंदर भेजता है और उनकी रिवॉल्विंग का कुछ स्पीड जनरेट होती है जो बाहर की तरफ होती है। इन दो स्पीड के कारण ये बॉडी हमेशा कॉन्टीन्यूसली इसी एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती थी। ये इनका एक टर्म था जो उनकी कंक्लूजन में बताता है। आगे बताता है इनके ड्रॉबैक्स, इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। अब एक चीज़ तो हमें ड्रॉबैक समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पावर है, इतना फोर्स है कि वो परमानेंट घूमता रहेगा, उसकी क्या एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती। ये इनका एक ड्रॉबैक था कि इनकी एनर्जी का कभी ख़त्म नहीं होती, वो गेन ही नहीं करता, इतना फोर्स थोड़ी ना किसी आइटम के पास कि वो परमानेंट रिवॉल्व करता रहेगा, कभी तो उसकी एनर्जी ख़त्म होगी और फिर वापस वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसको आप ऐसे समझे, आप दौड़ रहे हो, आपकी एक लिमिट होगी ना दौड़ने की, आप क्या पूरे दिन दौड़ो, पूरी रात दौड़ो, 2 दिन दौड़ो, 3 दिन दौड़ो, इतना थोड़ा ना दौड़ पाएंगे इंसान, तो वो कभी ना कभी तो गिरेंगे। तो वही बताया कि इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड में फोर्स है तो कभी कभी तो ऐसा कंडीशन आएगा कि अपनी फोर्स को लूज़ कर देंगे और गिर जाएंगे न्यूक्लियस पे, तब एटम ही बर्स्ट हो जाएगा। तो ये फेल कर देता है डाल्टन्स की वो लॉ कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। वही लिखा इसमें और टर्म्स हैं कि दिस मॉडल
अनेबल मतलब फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, अगर ऐसे गिर जाएगा एटम तो स्टेबल ही नहीं रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल, मैक्सवेल का हमने बताया था कि वेव नेचर पार्टिकल नेचर जब हमने बताया था तब एक टर्म बताया कि मैक्सवेल ने बताया था कि कैसे वेव नेचर होता है एटम्स का पार्टिकल्स का, कि वो कैसे फ्लो करते हैं, ये उनके बारे में बताया था कि बॉडी इज़ मूविंग है और बॉडी एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है तो कभी ना कभी तो फेल हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा और पार्टिकल एमिट हो जाएगी, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशनशिप को एमिट करने लगेगी, जिसके कारण उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी। कभी इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा रेडियस में तो एटम्स ही कोलैप्स कर देंगे, तो वो कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। तो ये उसका भी एक ड्रॉबैक था, इसको भी इन्होंने प्रूव नहीं किया था। दिस मॉडल फेल्स टू एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब हम बोहर्स का पढ़ेंगे तो बोहर्स ने बहुत सारे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स बनाए थे। आपको मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि बाल्मार, इनका एक बाल्मर था, बाल्मर स्पेक्ट्रम, लेमर स्पेक्ट्रम्स, हाइड्रोजन के बहुत सारे स्पेक्ट्रम थे जो उनकी एनर्जी लेवल के साथ उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। इन्होंने उसके बारे में उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बताया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स स्पेक्ट्रम क्यों वहाँ पे लाई करती हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूस नेचर, मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इसने नेचर ही नहीं बताया कि कैसा नेचर होता है, वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, वो फॉलिंग करता है कि रिवॉल्व करता है, उसकी लाइन क्या डिस्क्राइब करती है, पूरा उन्होंने डिस्क्राइब ही नहीं किया। यही था हमारा बस छोटा सा चैप्टर। अब अगले चैप्टर हम बोहर्स के मॉडल्स लाएंगे, उनकी सीरीजेज लाएंगे। बस, थैंक यू।